हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जी के विद के खंडेलवाल पर। और आज हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड यानी रक्त यानी रुधिर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड होता क्या है, मतलब ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। संयोजी ऊतक का मतलब होता है दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। CO2 का निष्कासन कौन करता है, ब्लड के थ्रू होता है। जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसको उसका परिवहन का कार्य कौन करता है, ब्लड करता है। तो ये सभी काम ब्लड करता है, इसीलिए ब्लड को संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सभी अंगों तक, सभी सेल्स तक ब्लड ही है जो ऑक्सीजन इत्यादि को पहुंचाता है। अब हम देखेंगे ब्लड का फॉर्मेशन, मतलब ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ब्लड के फॉर्मेशन में सबसे पहले है कि ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्लाज्मा, एक पार्ट होता है सेल्स या कैप्सूल्स। ये होते हैं प्लाज्मा, ये कैप्सूल्स यानी कि कणिकाएं या कोशिकाएं भी आप इन्हें कह सकते हैं। जो हमारे शरीर का जो 55% पार्ट है दोस्तों वो प्लाज्मा होता है, और जो 45% शेष बचा वो सेल्स का होता है, यानी कणिकाओं का होता है, कैप्सूल्स का होता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर भी डिवीजन होगा। जो प्लाज्मा है उसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों 90% तो पानी होता है, बचा 10% उसमें प्रोटीन होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें आयन होते हैं, उसमें अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसमें हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो 10% में आते हैं। ऐसे सेल्स है, सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये इत्यादि 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। अब हम एक एक को अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को। ब्लड के फॉर्मेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को। तो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर हमने देखा कि दोस्तों 90% वाटर होता है, जो कार्य क्या करता है, परिवहन का, मतलब ऑक्सीजन, मिनरल्स, आयंस इत्यादि का परिवहन कौन करता है, एवं दाब परिसंचरण का, मतलब जो ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है वो कौन बनाता है, यही बनाता है। और जो शरीर का तापमान है उसका भी नियंत्रण कौन करता है, ब्लड करता है। अब हमारे सामने बचा 10% पार्ट, और ये 10% वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रोटीन होगा एल्ब्यूलिन होगा, एल्ब्यूलिन है। और दूसरे नंबर पर होगा दोस्तों वो होगा ग्लोबुलिन। ये एल्ब्यूलिन नहीं दोस्तों, एल्ब्यूमिन होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर आएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है फाइब्रोजन, या आप इसे फाइब्रोजिन भी कह सकते हो या फाइब्रोजन भी कह सकते हो। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो एल्ब्यूमिन होता है ये सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, 5% के लगभग। और इसका मेन एक ही काम होता है, वो है परिसंचरण दाब का मेंटेन करता है, मतलब परिसंचरण दाब को ये बनाता है। और एक दूसरा काम ये परिवहन का भी करता है। दूसरा है परिवहन। आपको पता है दोस्तों, अभी हमने बताया था कि जो ग्लूकोज है उसका, ऑक्सीजन का इत्यादि का, वो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही परिवहन होता है। परिसंचरण दाब का मतलब दोस्तों जो ब्लड है हमारा उसका प्रेशर वो मेंटेन रखने का काम करता है।
एल्ब्यूमिन विटामिन प्रोटीन है दोस्तों। दूसरा है ग्लोबुमिन। ग्लोबुमिन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्फा ग्लोबुमिन, एक होता है बीटा ग्लोबुमिन, एक होता है गामा ग्लोबुमिन। हम इसमें देखेंगे जो ग्लोबुमिन अल्फा और बीटा है, ये दोस्तों दोनों परिवहन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? परिवहन का। और जो ग्लोबुमिन गामा है दोस्तों, ये आपको विशेष याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल क्वेश्चन है तो दोस्तों ये है कि ग्लोबुमिन क्या कार्य करता है। तो ग्लोबुमिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं फाइब्रोजन, और एक और लेंगे हम यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये दोनों ही ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं दोस्तों, ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं, मतलब रक्त का स्कंदन करवाते हैं। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये 3 आएंगे। एक तो आएगा ग्लोबुमिन गामा का कार्य, वो एंटीबॉडी बनाता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसे आप देख लेना एक बार। जो ग्लोबुमिन गामा है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जो फाइब्रोजन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है ये रक्त की क्लॉटिंग करवाता है। कई बार दोस्तों एक विटामिन भी पूछ लिया जाता है, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन कार्य करता है। तो के विटामिन है दोस्तों, वो रक्त का स्कंदन में सहायक होता है, स्कंदन में सहायक होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके अंदर दोस्तों जो ग्लोबुमिन गामा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त का जो थक्का जमाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। अब हम आगे बात करेंगे। अभी प्लाज्मा दोस्तों ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और बचा हुआ है। इसके अंदर और भी पार्ट होते हैं। जैसे अब हमारे सामने आएंगे अमीनो अम्ल, ये भी प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। फिर क्या पाए जाते हैं दोस्तों प्लाज्मा के अंदर? हार्मोन्स, एंजाइम। फिर हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? यूरिया, यूरिक अम्ल। फिर हमारे शरीर के अंदर दोस्तों और क्या पाए जाएंगे? और पाए जाएंगे अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में जैसे दोस्तों हम देखते हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और इत्यादि हमारे शरीर के अंदर आयंस पाए जाते हैं। अब हम इनका एक एक का काम देखते हैं। ये जो अमीनो अम्ल होता है ये दोस्तों ऊर्जा का संसाधन होता है, संसाधन भी कह सकते हो आप, या ऊर्जा पदार्थ कहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ऊर्जा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। हॉर्मोन्स का आपको पता है दोस्तों, हमारी जो शारीरिक वृद्धि है इत्यादि में ये कार्य करता है। जो एंजाइम होता है अभिक्रिया को उत्क्रमणीय करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। और जो यूरिया और जो यूरिक अम्ल है ये दोस्तों हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं और जिसे हम बाद में उत्सर्जित कर देते हैं यूरिन के थ्रू। तो ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनका कई बार कार्य पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये तो जो अकार्बनिक पदार्थ आयन है ये हमारे शरीर में पीएच लेवल का मेंटेन करते हैं, मतलब उसका नियंत्रण करते हैं, पीएच लेवल को मेंटेनेंस को बनाए रखते हैं। ये दोस्तों आपके सामने प्लाज्मा हो गया है पूरा, गारंटी है दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इतना आपने अभी तक पढ़ा भी होगा कहीं कोचिंगों से, लेकिन इतना अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा जितना हमने आपको बताया है। अब हम सेल्स की बात करेंगे। मतलब जो 55% बच गया था, कणिकाएँ, कोशिकाएँ, ब्लड की जो ठोस भाग बच गया था, जो
55% था वो था तरल भाग और जो 45% है वो ठोस भाग। अब हम उस ठोस भाग की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आप इसे हिंदी में कह सकते हो रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। इन्हें आप कहोगे श्वेत रुधिर कणिकाएं। इन्हें आप कहोगे बिंबाणु या पट्टिकाणु, कुछ भी नाम से आप इन्हें जान सकते हो। और इनका एक एक और नाम होता है दोस्तों, इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कह देते हैं दोस्तों, और इसे कह देते हैं ल्यूकोसाइड, और इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये इन सब के नाम हैं दोस्तों। एरिथ्रोसाइट बोले तो लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रो का मतलब ही लाल होता है, जैसे ल्यूको का मतलब वाइट होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। अब हम इसके जो कंपैरिजन में पढ़ेंगे एक दो चीज़ें, तो उसके बाद हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसका जीवन काल ले लेते हैं, तो वो कंपैरिजन में पढ़ लेंगे। इसका 120 दिन होता है दोस्तों, और इसका 2 से 5 दिन होता है श्वेत डब्ल्यूबीसी का, और प्लेटलेट्स हैं उसका दोस्तों 5 से 7 दिन, या कहीं कहीं 1 वीक भी लिखा हुआ मिलता है, या कई पुस्तकों में 10 दिन भी दे रखा होता है। लेकिन ये सब आंकड़े हैं, ये 10th 12th की बुक से लिए गए हैं, ये सभी सही हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इनका निर्माण दोस्तों, जो आरबीसी है उनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा बोले तो बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है दोस्तों, हड्डी का खोखला भाग ही बोन मैरो कहलाता है, और इनका भी अस्थिमज्जा में होता है, और एक साथ के साथ इनका निर्माण लसिका कोशिकाओं में भी होता है, और इनका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। और इनका विघटन कहाँ पर होता है, मतलब ये ख़त्म कहाँ पर जाकर होती हैं, तो ये ख़त्म कहाँ पर जाकर होंगी, यकृत एवं प्लीहा, और सेम ये भी यकृत और प्लीहा में जाकर ख़त्म होगी। अब हमें जो इनमें कॉमन है वो इनकी आकृति देखते हैं। इनकी आकृति होती है गोल, सर्पिलाकार और अर्धव्यास। ये इतनी टाइप की पाई जाती हैं। और ये जो श्वेत होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर का मतलब दोस्तों अनिश्चित या आकृति की, इसकी कोई आकृति सामान्य नहीं होती है कि एक ही आकृति की, ये कई आकृतियों में पाई जाती है। और ये भी सेम दोस्तों इर्रेगुलर होती हैं जो प्लेटलेट्स होते हैं। ये इनकी बेसिक जानकारी हुई। अब इनकी अगर आपसे साइज पूछ ली जाए, तो अगर इनका व्यास देखें हम, तो इसका व्यास होता है दोस्तों 7 से 8 माइक्रोएम, और इनकी मोटाई होती है 2 माइक्रोएम। माइक्रो नहीं दोस्तों सॉरी, म्यू एम होती है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों, इनका कोई साइज फिक्स नहीं है, ये 85 म्यू एम तक की भी हो सकती है और 2 म्यू एम तक की भी। लेकिन इनकी जो मोटाई है वो फिक्स है दोस्तों, ये 2 म्यू एम की होती हैं। सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, और सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी। तो ये हो गई इनके बारे में बेसिक जानकारी। अब हम इन्हें अलग अलग और पढ़ेंगे। ये तो सब में कुछ आंकड़े थे एक समान, इसलिए हमने एक साथ देख लिया। अब हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आरबीसी को। वीडियो थोड़ा लेंथी बनेगा दोस्तों, लेकिन आज के बाद आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा।
RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाओं में हम देखते हैं कि इनका कब्रिस्तान, प्लीहा ये सब हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है। इसका रंग कैसा होता है? रंग लाल। और लाल रंग होने का कारण दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन यानी Hg। और प्रत्येक आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन की, सामान्य आदमी के अंदर कितनी मात्रा होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इतनी मात्रा हर सामान्य व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन को ही दोस्तों ब्लड का नाम देते हैं हम। जब हम खून की जांच करवाते हैं तो वो हीमोग्लोबिन की होती है और उसी से पता चलता है कि हमारे अंदर खून कितना है। अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है। तो हीमोग्लोबिन का अगर हमें एक अणु ले दोस्तों, तो उसके अंदर देखते हैं कि हम 4 तो फेरस के और 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं। ये दोस्तों ऊर्जा का संसाधन होता है। ये इसके अंदर आयन पाए जाते हैं। और जब RBC का विघटन होता है, जब ये खत्म होती है दोस्तों, तो क्या होता है, जो ये फेरस के जो हिमकण हैं दोस्तों, यानी लोहे के कण होते हैं, फेरस को लोह बोलते हैं, हिमकण है, वो यकृत में जाकर संचित हो जाते हैं। और जो पॉलीपेप्टाइड होता है दोस्तों, वो बिलिरुबिन पीत में बदल जाता है। बिलिरुबिन पीत में परिवर्तित करके इसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ के, और तभी तो कहते हैं कि जो RBC का जो बैंक होता है वो कौन होता है? यकृत बैंक इसीलिए होता है क्योंकि जब RBC का जब विघटन होता है तो हीम के कण होते हैं, वो कहाँ जाकर जम जाते हैं? यकृत में जाकर वो संचित हो जाते हैं। इसीलिए जो RBC का जो ब्लड बैंक होता है वो कौन होता है? यकृत। ये हमारा RBC कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे WBC। RBC में इतना ही था दोस्तों, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अब हम देखते हैं WBC के बारे में। WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब हम इसमें देखते हैं, हमने इसका नॉर्मल जो कंपैरिजन है वो तो देख ही लिया, इसका जीवन काल, बनती कहाँ है, खत्म कहाँ होती है। अब हम इसके टाइप देखेंगे। तो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कणिकामय, एक होती है अकणिकामय। कणिकामय वो जिन सेल्स में कणिकाएं पाई जाती है, कणिकामय जिन सेल्स में कणिकाएं नहीं पाई जाती। तो इसके अंदर 3 मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी। सबसे पहला होगा न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले सेल्स कौन सी होगी? न्यूट्रोफिल्स। फिर इओसिनोफिल्स। फिर तीसरे नंबर पर होगी दोस्तों बेसोफिल्स, या फिर इसे बेसोफिल एकला भी कह सकते हो। अब हम 3 टाइप, इसके अंदर 2 टाइप की बचेंगी। टोटल 5 टाइप की होती है। एक होती है मोनोसाइट, दूसरी होती है लिम्फोसाइट। अब हम सबसे पहले इनका परसेंटेज देख लेंगे दोस्तों। जो अकणिकामय और कणिकामय है, ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है, पूरी टोटल WBC की दोस्तों कितनी होती है? 62% होती है। और इओसिनोफिल्स होती हैं दोस्तों 2.5%। और जो बेसोफिल्स होती हैं वो 0.5%। मतलब सबसे कम हमारी जो WBC है वो कौन सी होगी? बेसोफिल्स। अब हम देखते हैं मोनोसाइड, वो 5% के लगभग होती है, और लिम्फोसाइड होती है 30% के लगभग। अब हम एक एक का कारण देखेंगे। एक एक का कारण नहीं दोस्तों, कार्य देखेंगे। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं दोस्तों,
और सबसे पहले जब भी हमारे शरीर में कभी भी एंटीजन आता है तो सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स है वो ही उनसे जाकर क्रिया करती है और उन रोगाणु यानी एंटीजन यानी रोगाणु उनसे लड़ने का काम कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स, और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दूसरे नंबर की ईओसिनोफिल्स। इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इसके अंदर एंटी हिस्टोमिन पाया जाता है। एंटी हिस्टोमिन का मतलब क्या है दोस्तों? कि हमारे शरीर में जो हिस्टोमिन है वो हमें एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी कौन करता है हमारे शरीर में? हिस्टोमिन। हिस्टोमिन है जो हमारे शरीर में एलर्जी पैदा करता है। और एंटी हिस्टोमिन पाया जाता है मतलब जब हमारे शरीर में एलर्जी होगी तो उसके खिलाफ ईओसिनोफिल्स लड़ेंगे और उन्हें निष्क्रिय करेंगे। मतलब एलर्जी को कौन ख़त्म करते हैं? ईओसिनोफिल्स। जैसे आप समझते हो, जब भी हम एवल की गोली लेते हैं या सिट्राजिन की गोली लेते हैं तो क्या करती है दोस्तों? वो ईओसिनोफिल्स को सक्रिय कर देती है। वो गोली हमें आराम नहीं करती है, वो ईओसिनोफिल्स को सक्रिय करती है और ये एंटी हिस्टोमिन का निर्माण करती हैं। और एंटी हिस्टोमिन का निर्माण करने के कारण हिस्टोमिन है उसको ख़त्म किया जाता है। जो हिस्टोमिन लगभग हमारे यकृत में पैदा होता है उसे मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है एंटी हिस्टोमिन के द्वारा, और एलर्जी को ठीक कर दिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बेसोफिल्स। तो ये दो प्रकार के पिगमेंट का निर्माण करती है। एक पहला तो होता है हिस्टोमिन और दूसरा होता है हेपेरिन। अब आप ये कहोगे कि हिस्टोमिन तो हमारे शरीर के लिए खराब होता है क्योंकि ये तो एलर्जी कॉज करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसोफिल्स हिस्टोमिन्स क्यों पैदा करती हैं? इसका मतलब ये है दोस्तों, हिस्टोमिन तभी पैदा होता है जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है और उसके खिलाफ हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो कमज़ोर होता है, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या है, ताकत पैदा करने के लिए बेसोफिल्स हैं वो हमें संकेत देती हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश कर रहा है, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। मतलब कोई ऐसा एंटीजन है जो हमारे शरीर की जो सेल्स है उसके द्वारा वो खुद से निष्क्रिय नहीं हो रहा है, इसलिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इसलिए हिस्टोमिन का निष्कासन किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि कोई बीमारी हमारे अंदर प्रवेश कर रही। अगर हिस्टोमिन नहीं होगा दोस्तों तो बीमारी का उस टाइम पर पता चलेगा जब तब हमारा इलाज नहीं हो सकता। मतलब इलाज से पहले ही इसका वो कर दिया जाता है, इलाज का संकेत होता है। इसके बाद हम देखते हैं हेपेरिन। हेपेरिन वो है दोस्तों जो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, मतलब जो हमारी ब्लड की डक्ट होती हैं, मतलब ब्लड की नसें होती हैं, उसके अंदर खून को जमने नहीं देती। जो हमारी नसों के अंदर जो खून को तरल रखता है वो कौन होता है? हेपेरिन। जैसे कि हम देखते हैं जब भी हमें चोट लगती है, ब्लड बाहर निकलता है तो वो तुरंत जम जाता है, लेकिन नसों के अंदर क्यों नहीं जमता? उसका कारण क्या होता है दोस्तों? हेपेरिन। तो ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि ब्लड को सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के अंदर नहीं दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जमने नहीं देता, वो कौन सा होता है? हेपेरिन। अब की बार ये तो बार बार पूछा गया, अब की बार ये पूछ लिया जाएगा कि हेपेरिन को कौन निष्कासित करता है, मतलब कहाँ पर बनता है? तो बेसोफिल्स के द्वारा बनता है। उसके बाद है हमारे पास मोनोसाइड। मोनोसाइड क्या होते हैं दोस्तों? ये मोनोसाइड होती हैं, ये सबसे बड़ी बक्षी कोशिकाएं होती हैं जो कि 80 से 85 μm तक की होती हैं। यह सबसे बड़ी बक्षी कोशिकाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं एंटीजन को, मतलब रोगाणु के से सबसे ज़्यादा यही लड़ने का काम करती है। और ये सबसे पहले रोगाणु से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइड दोनों एक साथ जाती हैं, और सबसे पहले जो एंटीजन आता है हमारे शरीर में रोगाणु, उसके खिलाफ लड़ने का काम सबसे पहले कौन करती है? मोनोसाइड और न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद ये है कि कुछ न्यूट्रोफिल्स इतनी
जैसे हमने देखा है कि न्यूट्रोफिल्स वैसे लगभग 2 से 5 दिन का कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है, लेकिन कुछ मोनोसाइट ऐसी हैं जो 2 से और 100 दिन तक जिंदा रह सकती हैं दोस्तों। ये कुछ मोनोसाइट ऐसी हैं हमारे शरीर में जो 2 से 100 दिन तक जिंदा रह सकती हैं। उसके बाद हमारे शरीर में दोस्तों लिम्फोसाइट ये सबसे कम बक्सी कोशिकाएं होती हैं, सबसे कम बक्सी कोशिकाएं होती हैं। और जो हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं, जो डैमेज सेल्स, उनका ये सबसे ज़्यादा भक्षण कौन करती है? लिम्फोसाइट। और दोस्तों एक बात और है, ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ये दोनों मिलकर मेमोरी सेल भी बना लेती हैं। मेमोरी सेल्स का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे एक बार कोई हमारे शरीर में कोई एंटीजन आया, उसके खिलाफ ये मेमोरी सेल बना लेंगे, जब भी वो दोबारा आएगा तो उसके खिलाफ जो मेमोरी सेल बनाए वो उन पर अटैक करेगी और दोबारा उन्हें तुरंत उनकी पहचान करके उन्हें ख़त्म कर देगी। जैसे पोलियो होता है इत्यादि होता है, उसका टीका एक बार लगता है, उसके बाद उनके खिलाफ मेमोरी सेल बन जाती हैं जो कि दोबारा आने पर वो उन्हें ख़त्म कर देती है। तो ये हमारा WBC हुआ दोस्तों पूरा। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लेंगे प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु या बिंबाणु। तो प्लेटलेट्स के बारे में हमने देख लिया था, जीवन काल इनका, इनकी मोटाई इत्यादि। तो अब हमें इसके बारे में कुछ 1-2 बातें बस ध्यान में रखनी है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है दोस्तों रक्त का स्कंदन। मतलब सबसे पहले रक्त का स्कंदन में कौन कार्य करता है? वो प्लेटलेट्स करते हैं दोस्तों। तो इसका जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? यही होता है रक्त का स्कंदन करना। और प्लेटलेट्स के बारे में इतनी जानकारी हमें नहीं होती और न ही इसका इतने काम होते हैं। इसका मेन काम एक होता है, इनका साइज वाइज हमने देख लिया है कि ये सब रक्त का स्कंदन करवाते हैं। तो जैसे कि हमारे डेंगू के टाइम पर क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं तो उसके कारण रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, ये सब उसके अंदर आता है, प्लेटलेट्स के अंदर। तो इसी के अनुसार हमारा जो टॉपिक था ब्लड का वो पूर्णतः कंप्लीट हुआ। और बाकी जो चैप्टर और बाकी जो इसके जो जीन, प्रतिजीन, ब्लड ग्रुप वो हमने पहले ही करवा दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करके। धन्यवाद।